तो एक अब सेकंड बैटल पे आते हैं तरेन की, उसके अराउंड में एक जो नैरेटिव जो कई बार सुनता हूँ, मैं अब राजपूत हिस्टोरियंस की बात कर रहा हूँ, कि एक तो ये आता है कि वो युद्ध नहीं था, वो विश्वासघात था। तो एक तो ये बोला जाता है कि उस तरीके से प्रॉपर एक वॉरफेयर हो ही नहीं पाई थी, इसलिए भी हारे। और दूसरा कि काफी दिनों तक दोनों सेनाएं एक जगह आमने सामने बैठी रही थी, और गौरी ने ये प्लीड किया था पृथ्वीराज चौहान से कि ये अब मजाक में कही जाती है बात, कैसे कही जाती है मुझे नहीं पता, प्लीड किया था कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो मेरा बड़ा भाई मुझे मार देगा, सो आई जस्ट स्टे हियर एंड देन लीव। पता नहीं, ये मुझे थोड़ा तथ्यात्मक तो नहीं लगता, बट ऐसा मैंने सुना है। तो ये एक बार बताइए कि क्या थी लड़ाई, दूसरा युद्ध जो तरेन का था, कि वो प्रॉपर एक वॉरफेयर हो भी पाई थी कि नहीं हो पाई थी, और हुई थी तो कैसे हुई थी? जी बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये अपेक्षा करना कि आपका दुश्मन, क्योंकि यहाँ वही बात आ जाती है कि आप अपने जैसे आर्यवर्त के किसी हिंदू राजा से तो मुकाबला कर नहीं रहे कि वहाँ नियमों का या स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाए। और मध्यकाल आते आते हिंदू राजाओं में भी इतना वो नहीं था कि आप महाभारत की तरह वो सोचें कि कमर से नीचे वार नहीं करना है, वो सब चीजें नहीं थी, एंड थैंकफुली नहीं थी। अगर होनी चाहिए भी नहीं थी, होती तो आप सोच करके देखें कि अगर वही स्टैंडर्ड्स आप मुस्लिम सेनाओं से एक्सपेक्ट करते या वहाँ अप्लाई करते तो हमारी हालत जो हुई उससे कई गुना ज़्यादा बदतर होती है। सो थैंकफुली वो सब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो जो आप कह रहे हैं कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि ये लड़ाई थी ही नहीं, ये अपेक्षा मुस्लिम सेना से उस काल की होनी ही नहीं चाहिए कि वो कन्वेंशनल वॉर किसी तरह के स्टैंडर्ड से या नियम से उस हिसाब से लड़ेंगे। ठीक है, आपकी अपेक्षा ही ये होनी चाहिए कि ये घटिया से घटिया धोखे, बड़े से बड़ा धोखा कर सकते हैं। और चौहान, पृथ्वीराज चौहान के समय तक जो चौहान वंश था वो पहले या दूसरे राजा नहीं थे जो किसी इस्लामी शक्ति से लड़ रहे थे या सामना हो रहा था। उस समय तक चौहानों को काफी आगम ज्ञान जिसे कहेंगे, बैकग्राउंड नॉलेज थी कि इस्लामी शक्तियां कैसे आती हैं, उनकी क्या चालें होती है, वो लोग क्या करते हैं, दे न्यू इट वेरी वेल। तो ये एक्सपेक्टेशन तो हो नहीं सकती। दूसरी बात, कुछ मायनों में आप कह सकते हैं कि वो एक टिपिकल बैटल नहीं था, क्योंकि हुआ क्या है, जो मौलाना औफी ने जवामी उल हिकायत में लिखा है, इट्स ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी सोर्स, कि गौरी ने रात के समय अपने ही वाज अ पर्शियन, वो फारसी इतिहासकार थे मुस्लिम रूलर्स में उधर। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा जवामी उल हिकायत, आई थिंक इट वाज रिटन 1213 AD और समथिंग, समवेयर अराउंड दैट टाइम। तो ज़्यादा पुराना नहीं है, बस घटनाओं के कुछ ही दशकों बाद का है। ठीक है। तो जवामी उल हिकायत में मौलाना औफी कहते हैं कि गौरी ने क्या किया, रात के समय, जैसा कि आप बता रहे हैं, और ये फरिश्ता ने भी लिखा है कि दोनों सेनाएं बेसिकली दे वर इन लाइन ऑफ साइट। ठीक है। 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी नहीं हो सकती, खाली मैदान है, बीच में सरस्वती का एक छोटा सा चैनल बह रहा है, एक तरफ गुरिद कैंप है, एक तरफ चौहानों का, तोमरों का कैंप है। तो लाइन ऑफ साइट की वजह से फिर गौरी ने क्या किया कि ही आस्क्ड हिज पीपल, आप लोग मशाले जला दो कैंप में, सो दैट उनको लगे कि हाँ ये लोग अभी यहीं बैठे हैं। ये उसके बाद की बात है, जो राउंड ऑफ डिप्लोमेसी हो चुका है, अगर हम उसको मान के चल रहे हैं कि हाँ राउंड ऑफ डिप्लोमेसी हुआ है। सो देयर इज, जो अंतिम संदेश था शहाबुद्दीन की तरफ से कि मैं अपने भाई से कंसल्ट करता हूँ, अच्छा, और उसका जवाब आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। इम्प्लिसिटली कि तब तक हम दोनों जहाँ है वहाँ बैठे रहते हैं। कंसल्ट किस चीज के लिए करता हूँ? बिकॉज ही वॉज नॉट द किंग फॉर्मली, बड़ा भाई गियासुद्दीन राजा है, तो वही कि भाई लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं, हमारी मांग क्या है, बिल्कुल बिल्कुल उसी के लिए। तो शहाबुद्दीन ने यह कहा कि मुझे मेरे भाई ने ये कहकर भेजा है कि आप कम से कम सरहिंद तक रखिए, और उससे आगे का हिंदुस्तान चाहे तो पृथ्वीराज रख ले।
तो ये सब खींचतान हो रही थी और फिर अंत में शहाबुद्दीन ने कहा कि ठीक है, मैं अपने भाई से पूछकर बताता हूँ उसका फाइनल स्टैंड क्या है, उस अनुसार हम देखेंगे फिर। तो ये बात वहाँ थी और रात का समय है। अब शहाबुद्दीन ने कहा कि आप मशालें जला दीजिए। मशालें जला दी तो वही अपेक्षा कि भाई मशाले जल गए यानी ये सब लोग अपने कैंप में है। तो इधर चौहानों को और तोमरों को यही लगना चाहिए, जलाकर मशालें। फिर उसने रात के अंधेरे में पूरी सेना को दे सर्कमवेंटेड क्वाइटली, उन्होंने वो चैनल पास करके राजपूत कैंप के पीछे आ गए। अच्छा। और जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 4-5 बजे का समय है, सुबह होने से पहले, तब उन्होंने अपना अटैक शुरू कर दिया। और इसमें फर्स्ट दे अप्लाइड दी हैरिंग टैक्टिक्स। तो ये पक्ष भी उठाना जरूरी है अक्षय कि तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई के बीच में जो आप अंतर देखेंगे कि पहली लड़ाई में जो राजपूत पक्ष था वो अपनी स्ट्रेंथ से खेल सका और जो मुस्लिम पक्ष था वो अपनी स्ट्रेंथ से नहीं खेल सका। दे वर डिनाइड देयर एडवांटेज और स्ट्रेंथ, दे कुड नॉट यूज देयर बेस्ट टैक्टिक्स। क्योंकि जो लाइट कैवलरी थी तराइन पहली लड़ाई में, उसने एक फ्रंटल कैवलरी डैश करके जो विंग्स थी शहाबुद्दीन गौरी की, उनको एनवेलप कर दिया था। अब एनवेलप करने से क्या होता है कि जो वहाँ की सेनाएं जो आती थी ना, उनको क्योंकि बेहतरीन घोड़े थे, उनकी कैवलरी आर्चरी बहुत बढ़िया थी, तो उनकी फेवरेट जो ट्रिक्स होती थी वो थी मनूवरिंग टैक्टिक्स। इधर से उधर आप घूमते हुए आप एरोज थ्रो कर रहे हो, यू आर नॉट अ स्टैटिक टारगेट, यू आर ऑलवेज मोबाइल। लेकिन उनकी एक्यूरेसी इतनी ज़बरदस्त थी कि घोड़े पर दौड़ता दौड़ता हुआ भी वो आर्चर बगल में वार कर लेगा, मुड़ के पीछे वार कर लेगा, सामने वार कर लेगा। दे वर वेरी गुड। मंगोल वाला जो तरीका था वही है ना ये? बिल्कुल वही चीज। तो ये सब उनकी स्ट्रेंथ थी। उसके लिए आपको चाहिए मोबिलिटी और सामने वाला पक्ष जो है वो स्टैटिक होना चाहिए। और ये हैरिंग टैक्टिक्स सबसे ज्यादा कामयाब तब होती है जब आपका दुश्मन जो है वो संख्या में थोड़ा कम हो आपसे। सो सॉरी आई गॉट इट मडल्ड अप, तराइन फर्स्ट एंड सेकंड। तो नहीं, जो फर्स्ट बैटल था उसमें वो लोग अपनी इन स्ट्रेंथ्स को यूज नहीं कर सके क्योंकि राजपूत कैवलरी टुक द इनिशिएटिव एंड दे चार्ज्ड। चार्ज करके उन्होंने जो दोनों विंग्स थे उसके गौरी के लेफ्ट और राइट विंग्स थे, उनको एनवेलप कर दिया। यानी कि अब गौरी की सेना एक स्टैटिक टारगेट बन गई है। और उस वक्त भारतीय सेनाएं जो थी दे वर मिक्स्ड। मुस्लिम सेनाओं में मेजॉरिटी कैवलरी हुआ करती थी, हमारे यहाँ पर थोड़ा रेशियो कम था बिकॉज हम अब भी उस ट्रांजिटरी फेज में थे कि कैवलरी की इंपॉर्टेंस महसूस हो रही है, कोशिश कर रहे हैं। उतनी अच्छी ब्रीड्स डेवलप नहीं है, उतने ज्यादा घोड़े नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है उतनी। एग्जैक्टली। तो वो एक कमी थी। तो हमारे यहाँ रेशियो कम होता था कि भाई उनके बजाय हमारे पास घोड़े कम होंगे, इन्फेंट्री ज्यादा होगी। तो वो इन्फेंट्री जो थी, बिकॉज द आर्मी ऑफ गुरिज वाज ट्रैप्ड ड्यू टू द कैवलरी चार्ज, वो इन्फेंट्री और एलिफेंट्स वगैरह जो थे, दे हैड द टाइम टू कैच अप टू द मेन बॉडी ऑफ द बैटलफील्ड। ठीक है। और जब ये हो जाता है तो बात आ जाती है क्लोज कॉम्बैट की। अब क्योंकि मनूवरिंग नहीं हो रही है, दे आर नॉट एबल टू यूज देयर बेस्ट टैक्टिक्स, अब मैन टू मैन क्लोज कॉम्बैट हो रहा है। और वहाँ क्या होता था, जो कि प्रीमियर हिस्टोरियंस ने एक्सेप्ट भी किया है, ABM हबीबुल्ला साहब ने एक जगह लिखा है कि इन इंडिविजुअल फाइटिंग द राजपूत विल सरपास द टर्क। क्लोज कॉम्बैट है, तलवार से तलवार टकरा रही है तो राजपूत तुर्क को हरा देगा। और वही हुआ, क्लोज कॉम्बैट हुआ, गौरी के दोनों विंग्स उड़ गए, दे फ्लेड। और यहाँ थोड़ा गौरी को श्रेय देना होगा कि उसने ही डिडंट फ्ली। और इतनी बड़ी समस्या के बीच भी जो सेंटर था और वैंगार्ड था उसको लेकर के गौरी ने आगे चार्ज किया। और वो घोड़े पर था और सामने जो भारतीय सेना का हरावल था, वैंगार्ड था, उसमें दिल्ली के शासक गोविंदराज तोमर थे हाथी पे हौदे पर। तो पहला बार गौरी ने किया स्पेयर से और इट स्ट्रक द टीथ ऑफ गोविंदराज तोमर, उनका दांत टूटता है उस वार से। अच्छा। गोविंदराज तोमर जवाबी वार देते हैं अपने स्पेयर से
जो कि गौरी के बाजू में आके लगता है एंड ही स्टार्ट्स टू ब्लीड हैवीली। और वहाँ घायल अवस्था में फिर आगे, क्योंकि अब हार हो रही है तो फिर अलग अलग इस्लामी सोर्सेज अलग अलग कहानियां बनाने लग जाते हैं। वहां तक करीब करीब सब एक है। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स आगे क्या हुआ उसको लेके सब अपनी अपनी कहानियां वहाँ थ्योरीज डाइवर्ट करने लग गई, क्योंकि अब आगे हार आ गई। तो कौन उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, इट वेरीज। तो वो सब चीजें थी। तराइन की दूसरी लड़ाई में ठीक उल्टा। पहला तो बीच का जो समय था उसमें गौरियों ने अपनी कमियों पर काम किया। दे वर्कड ऑन देयर चैलेंजेस, हाथी से कैसे डील करना है, टैक्टिक्स क्या होगी, और जिसे हम इसरो के लॉन्च के लिए कहते हैं ना टेक्स्ट बुक एग्जीक्यूशन, उस तरह का एग्जीक्यूशन हुआ तराइन 2 में घुरिद आर्मी की तरफ से। तो वो सारी हैरिंग टैक्टिक्स वगैरह लगाना, रात को पीछे आके पहले तो उन्होंने कैंप को घेरा है ताकि कोई बच के नहीं निकले। कैंप को घेरने के बाद फिर वो हैरिंग टैक्टिक्स की एक पार्टी आएगी, तीर छोड़ेगी और आप उनकी तरफ जाएं उससे पहले वो भाग जाएंगे। उतने में दूसरी पार्टी आएगी। बट राजपूत साइड को अपनी बैटल फॉर्मेशन क्रिएट करने का टाइम मिला कि नहीं मिला? नहीं मिल सका ज्यादा, क्योंकि हमला ही इस तरह से किया गया था और यहाँ पर कमियां उजागर हो जाती है। तो जो घुरिद आर्मी थी वो उस समय मेनली 4-5 डिविजन्स में थी, और गौरी ने ये सब डिप्लोमेसी वगैरह जो हुई उससे पहले ही कुछ मील उत्तर में करीब 10-12 हजार सैनिकों की एक टुकड़ी रिजर्व में रखी छुपाकर। अच्छा। वो उस मेन आर्मी को लेकर वहां तराइन में नहीं आया, टू गिव अ रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ हिज नंबर्स, अपनी संख्या छुपाने के लिए। तो फिर वो जो 3-4 उसके डिविजन्स थे उनको लेकर ही उसने काफी समय तक मुख्य जो लड़ाई थी वो लड़ी। और अब इसमें एक कमी आ जाती है कि खैर मैं उस पर बाद में आता हूँ, पहले एक बार मैं युद्ध का पूरा वर्णन कर दूं। तो ये जो हैरिंग टैक्टिक्स है सुबह के समय शुरू होती है, लगभग ब्रह्म मुहूर्त में। तो उस समय ज्यादातर कैंप जो था वो सो रहा था, एंड इट टुक सम टाइम फॉर देम टू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्म द रैंक एंड फाइल और पूरा विंग्स वगैरह सेट करके समझ पाना कि क्या हो रहा है। तब तक काफ़ी नुकसान हो गया था। एंड आई शुड मेंशन दिस कि तराइन की पहली लड़ाई की बजाय दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की जो भारतीय पक्ष से जो सेना गई है वो पहली लड़ाई के मुकाबले छोटी थी। उसका भी मैंने पुस्तक में सब जगह ब्यौरा दिया है कि किस किस सोर्स से ये हमें पता चलता है, क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ VIPs और जनरल्स और इम्पोर्टेंट पीपल मिसिंग फ्रॉम दैट आर्मी। जब दूसरी लड़ाई के लिए आप इस्लामी स्रोतों में देखते हैं तो वो VIPs मेंशन करते हैं कि हमारी तरफ ईस्ट विंग में ये था वो था। और उस समय क्योंकि फ्यूडल डिसेंट्रलाइज सिस्टम था तो हर VIP के पास अपनी आर्मी होती थी, और जो मेन बादशाह है, राजा है, वो जब बोलेगा तो वो सारे सामंत और जनरल्स वो सब लोग अपनी अपनी आर्मीज लेके आएंगे। दैट इज हाउ यू गेट अ होल आर्मी। पहले आज के जैसा सिस्टम नहीं था कि आप बहुत सारी स्टैंडिंग आर्मी हमेशा मेंटेन करके रखें, वो नहीं होता था। तो ये सब चीज़ें थी। तो क्योंकि अब इस्लामी जो स्रोत हैं उनकी आदत होती कि लाखों की तादाद में भारतीय सेना थी, सैकड़ों उनके राजा थे, हजारों उनके हाथी थे, दैट हाइपरबोल ऑलवेज इज देयर। तो अब उसमें तरीका क्या है कि आप मोटा मोटा अनुमान कैसे लगाएंगे? तो आप VIPs गिनिए, नाम कितने VIPs गिन के आप एक एवरेज, क्योंकि बहुत सी लड़ाइयों में फिगर्स आए हैं आगे जाकर मुगल काल में भी, तो आप एक एवरेज ले सकते हैं कि हर व्यक्ति के आप इतने इतने हजार मानकर चलें। तो उन्होंने दोनों पक्ष दिए। भारतीय पक्ष में उन्होंने 3 VIPs गिनाए पृथ्वीराज चौहान के अलावा, और तराइन 2 में गौरियों के पक्ष में 8 VIPs गिनाए गए हैं। अब इसको मैं इतना बड़ा रेशियो नहीं भी मानूं तो भी ये तो मानना पड़ेगा कि सेना कम थी। तो ये सब चीज़ें थी। और अगर अब युद्ध के वर्णन की ओर वापस आए तो बिकॉज वो सेना थोड़ी कम थी, तो जैसा कि मैंने कहा हैरिंग टैक्टिक्स बहुत सक्सेसफुल हो जाती है वहाँ पर, उन्होंने वही किया। तो वो सब हैरिंग टैक्टिक्स होती रही। और फिर जब तक भारतीय सेना संगठित हुई और उसके बाद में जो लड़ाई हुई है वो लड़ाई करीब दोपहर तक चली है। और उस समय तक गोविंदराज तोमर ही वॉज डेड, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। और जब गौरी को लगा कि बहुत लंबा खिंच गया है, सो ही वांटेड टू एंड इट, उस समय वो जो रिजर्व था 10-12 हजार सैनिकों का, हैवी कैवलरी, उसको कॉल किया गया। एंड देन वो
उस समय तक राजपूत सेना भी थक चुकी थी। अगर आप सुबह से लड़ रहे हैं 4 सूर्योदय के बजे समय से से 1-2 बज गए हैं तो करेक्ट, तो थके हुए सैनिक थे, तो अंत में वो नई फौज आई। फिनिश कर दिया उन्होंने जाकर के। और जो वहां पर भारतीय सेना थी, गिने चुने लोगों को छोड़कर, ये इस्लामी स्रोतों ने भी कहा है और इसे ना मानने का कोई कारण नहीं है, वहां माना कि कम गई थी सेना, लेकिन जो गई थी उसमें से गिनती के लोगों को छोड़कर कोई जीवित नहीं बचा। पृथ्वीराज चौहान को गौरी बंदी बनाकर अजमेर लेके आते हैं और गोविंदराज तोमर के जो पुत्र थे तेजपाल तोमर, वो गिनती के लोगों के साथ जैसे तैसे जीवित बचकर वापस दिल्ली आते हैं। इन 2 लोगों के सिवा आम सैनिक, वीआईपी कोई नहीं बचा। अच्छा, लेकिन ये भी कहना होगा क्योंकि सेना थोड़ी छोटी थी, इसका मतलब कई लोग, बहुत सी सेना अब भी बच गई, जो कि तराइन में नहीं गई, वो बची थी। और ये इस चीज ने कंट्रीब्यूट किया है इन द इमीडिएट आफ्टरमाथ, जो जबरदस्त रेजिस्टेंस आई है तराइन के बाद में भी। इट वाज नॉट अ केक वॉक फॉर द गुरिज्स एनीवे। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, भरपूर रेजिस्टेंस आपको दिखती है। तो यहाँ मैं भारतीय पक्ष की कमियों पर भी आऊँगा, पर उससे पहले गौरी की जो कमियां हैं, उसके पास जब जब अवसर था, चौहानों को हराया, गाहड़ वालों को हराया, he did not complete the job thoroughly। आपने किसी को हराया है तो उसकी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश होनी चाहिए। For some reason गौरी failed there। और उस वजह से जो भारतीय पक्ष था उसके पास एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस करने का वो मादा रहा उनके पास में। वो लोग थे, वो रिसोर्सेज थे, दे वर एबल टू रेजिस्ट। बार बार आक्रमण, गिव एंड टेक। और आप देखें तो आगे चलकर बहुत से महत्वपूर्ण किलों के बारे में आता है। 2 साल वो तुर्कों के कब्जे में, फिर 2 साल राजपूतों के पास में, फिर वापस तुर्कों ने जीता, फिर राजपूतों ने। सो इट वाज, जो 20th सेंचुरी के हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो तुर्कों का उत्तर भारत में जो राज था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द जॉज और टीथ ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस। इट वाज नॉट इजी। और वहाँ भी वो पैच वर्क था, कभी आप जीत रहे हो, कभी वो जीत रहे हैं, वो सब चीज़ें थी इस तरह से। बाकी अगर भारतीय पक्ष की कमियां हैं तो लंबी लिस्ट है, लेकिन 2-3 उदाहरण लूँगा यहाँ पर। जब गौरी ने अपना रिजर्व छुपा करके रखा युद्ध स्थल से कुछ मील उत्तर में, पृथ्वीराज चौहान के कुछ तो स्पाइज रहे होंगे, कुछ स्काउट्स रहे होंगे, जिन्हें उस रिजर्व को स्पॉट करना चाहिए था और समय पर सूचना देनी चाहिए थी कि नहीं, ये जो सेना है ये पूरी नहीं है, पीछे और है। आप रात को, ठीक है, लड़ाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुश्मन को मौका दें, वो चुपचाप रात को आपके कैंप में पीछे आके बैठ गया है। तो लैप्स हुए हैं, विजिल में कमी रही है, और दैट इज हाउ इट इज। और बाकी कारण में जा सकते हैं, बट आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट इनफ इन द बुक।